जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस सीरीज में। तो जो ये हम करा रहे थे सामान्य ज्ञान जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज, इसमें जो है आज हम लोग सेट नंबर चौथा देखने वाले हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 200 नंबर तक हम लोग देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 है। पूछा गया है कि पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, तो ये सही है। महाराजा दिलीप सिंह समेत प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, ये भी सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई है, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फैक्ट की। तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ठीक है, दिलीप सिंह को पेंशन दी गई, राशि थी 2,50,000 नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो है ये गलत है। पेंशन तो दी गई थी, लेकिन जिसको जो राशि थी ये 2,50,000 नहीं थी। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है इंग्लैंड भेजा गया था। ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था, बताइए। तो ये जो है 1889 ईस्वी से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। बात करते हैं फैक्ट की। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो ये जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, और 1889 से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी। प्रारंभ में भूमिका सीमित थी इसमें। ठीक है, मतलब कि जो प्रारंभ में जो है इसकी भूमिका सीमित थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो है मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव, ये जो है इसका सही क्रम है। ठीक है, मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था ये 1909 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये 1919 में हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता था ये जो है 1931 में हुआ था। और जो अगस्त प्रस्ताव था ये 1940 में हुआ था। तो ये जो है इसका सही क्रम है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षता की थी। तो ये जो है अबुल कलाम आजाद ने जो है भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था इसकी अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो है 1942 में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम ने सेनानी ने लाठी और अखाड़ा बल्ब की स्थापना की थी। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। तिलक जो है शारीरिक व राष्ट्रीय चेतना के समर्थक थे और अखाड़ा संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को दुर्गा गांधी कहा जाता है, बताइए। तो ये जो है मातंगिनी हजारा को जो है दुर्गा गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें फैक्ट की, तो ये जो मातंगिनी हजारा हैं ये बंगाल की थी और 73 वर्ष की आयु में जो है ये शहीद हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की ये वीरांगना थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवबंद सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो देवबंद सार्वजनिक सभा है इसकी जो स्थापना है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। फैक्ट की बात करें तो ये जो ज्योतिबा फूले हैं ये जो है समाज सुधारक थी और शिक्षा व समानता पर इन्होंने जोर दिया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो जो ये सुल्तान है सैयद वंश के, इनका जो सही क्रम है, पहला हो जाएगा खिज्र खां, ठीक है। दूसरे में हो जाएंगे मुबारक शाह, तीसरे में हो जाएंगे ये मोहम्मद शाह, और चौथे में हो जाएंगे अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। ये जो है इसका सही क्रम है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। ये जो है इसका सही क्रम हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वंश था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि रानी रजिया वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, तो यहाँ पर जो है ये गलत है, क्योंकि जो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका तो थी, लेकिन वह जो है वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित नहीं थी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। काकतीय वंश की जो प्रसिद्ध शासिका थी ये जो है रुद्रमा देवी थी, ठीक है। अगला कथन है कि उसने जो है दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों को पराजित किया था। ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि जो है पांड्य और पूर्वी जो गंग शासकों को पराजित करने का जो श्रेय था, ये भी जो है रुद्रमा देवी जो कि काकतीय वंश को जाता है, रजिया सुल्तान को नहीं जाता है, ठीक है। ये जो है ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं सही है कथन इसका। फैक्ट की बात करते हैं, तो जो रजिया सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और काकतीय वंश से जो है ये संबंधित नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत में सराय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यात्रियों के लिए अस्थायी आवास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि जैन धर्म में संन्यास तथा पवित्र सम्यक के पद चुंबन को आत्मा तक पहुंचने का साधन माना गया है। तो ये जो है गलत है, ठीक है। बौद्ध धर्म में पंचशील तथा अष्टांगिक मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। ये भी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बौद्ध धर्म है इसको जो है अष्टांगिक मार्ग का साधन माना गया है, को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है, लेकिन जो पंचशील है इसको नहीं माना गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बात करें फैक्ट की, तो यहाँ पर जो है इसका पहले आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो फैक्ट है, जैन धर्म जो है इसको त्रिरत्न इसमें दिए हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी कि आचरण। तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग जो है बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर जो भुक्ति, इसके बाद विषय, फिर विधि और ग्राम, ये जो है इसका सही क्रम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त प्रशासन जो है बहुस्तरीय था। सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक भाग कौन था? तो भुक्ति था। और जो सबसे छोटा जो इकाई थी ये है ग्राम, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? बताइए कि कौन सा मंदिर जो है वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है ये होयसलस्वर जो मंदिर है ये जो है वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेसर शैली है ये नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है, ठीक है। और होयसल जो स्थापत्य कला है ये कर्नाटक क्षेत्र की है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मगध, हस्तिनापुर तथा कौशाम्बी क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये जो है नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये जो है इसका सही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें फैक्ट की, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और जो समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द हैं ये 22वें संशोधन में जो है ये जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष जो है ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो ये जो है यहाँ पर सही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात की जाए जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है। फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं जो अनुसूची है इसमें जो है केंद्र और जो राज्य में के मध्य जो है विधायी शक्तियां हैं, इनको बंटवारा किया गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। तो ये जो है न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद जो 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें रिट जारी कर सकता है, और जो अनुच्छेद 226 है इसके तहत जो उच्च न्यायालय है ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो अनुच्छेद है इनको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अनुच्छेद 51 ए के जी में जो है ये दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है। ये इसमें दिया गया है इस आर्टिकल में, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत खाद्य संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो है भारतीय मानक ब्यूरो जिम्मेदार है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है एक तरफ सूची 1 में अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में जो है ये शहर दिए गए हैं। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में है, तो ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहाट में है। जो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। तो यहाँ पर जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है ये जो है देहरादून में नहीं है। कहाँ पर है ये। तो ये जो है मेरे दोस्त शिमला में है। ठीक है। इसलिए जो है ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पर जो घटनाएं हैं इनका कालक्रम जो है सही मतलब सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर पर आ जाएगा रानीगंज कोयला क्षेत्र का प्रथम उत्पादन। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। तीसरे नंबर पर आ जाएगा कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण। और चौथे नंबर पर आ जाएगा ये कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो यहाँ पर जो इसका क्रम हो जाएगा 1 4 3 2। ठीक है। 1 4 3 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात की जाए जो कोयला राष्ट्रीयकरण है इसका कब हुआ था, ये तो 1973 में हुआ था। और जो CIL है इसको बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है 1975 में हुई थी। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान जो है ये चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के लिए मतलब जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान जो है खनिजों का भंडार है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो ये जो है 31.2% था। फैक्ट की बात करें तो जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें जो है नगरीकरण में वृद्धि हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो जनक है ये रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो म्यांमार है ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। फैक्ट की बात करें तो सार्क की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1985 में हुई थी और इसमें जो है कुल 8 सदस्य हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है? तो यहाँ पर जो इंसुलिन है ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। जो इंसुलिन है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मधुमेह है ये इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। जो मानव शरीर है इसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो है ये आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए। तो यहाँ पर जो विटामिन सी है मेरे दोस्त ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बात की जाए कि जल में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं, तो बी और सी ये जो दो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए डी ई के ये जो है विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ये जो विद्युत बल्ब है मेरे दोस्त इसका जो फिलामेंट है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। और जो टंगस्टन धातु है इसका जो है उच्च गलनांक होता है और अधिक ताप ये सहन करने की इसमें जो है क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। अगर बात की जाए कि जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और H2O, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बताइए कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है ये आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है आयाम पर निर्भर करती है। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो जो आयाम बढ़ने पर जो है ध्वनि की तीव्रता जो है ये बढ़ती है। ठीक है, और जो आवृत्ति है आवृत्ति जो है ये स्वर पर जो है निर्भर करती है। मतलब जो स्वर है ये जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पेट में पाया जाता है। बात की जाए जो HCl है, HCl पाचन में सहायक होता है और जो अधिक HCl हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? बताइए। जो प्रकाश का वेग है ये अधिकतम जो है निर्वात में होता है। याद रखिएगा इसको। अगर बात की जाए जो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और माध्यम बदलने पर जो है वेग घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर जो ग्रेफाइड है ये जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी सुचालक है। ठीक है, जो कार्बन का ये अपरूप है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताइए। ये जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। ओजोन जो है ये यूवी किरणों से रक्षा करती है और समताप मंडल जो है ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच जो है फैला हुआ है। इसी को जो है समताप मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो यहाँ पर जो डेंगू है, डेंगू रोग जो है ये वायरस से होता है। डेंगू वायरस से होता है। तो इसका वाहक क्या है? तो ये जो है एडीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा इसको। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जो मानव हृदय है इसमें कैसा जो है प्रसंचरण तंत्र होता है, तो इसमें जो है दोहरा प्रसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो बैरोमीटर है ये वायु दाब मापता है और मौसम पूर्वानुमान में जो है ये उपयोगी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त होता है इसका जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है मेरे दोस्त ये जो है आयरन युक्त होता है और ऑक्सीजन का जो है ये वहन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ये जो विटामिन ए है ये जो है इसकी कमी से रतौंधी होती है। तो मेरे दोस्त आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो विटामिन ए है इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की तार बनने की जो क्षमता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है तन्यता कहते हैं। ठीक है। तन्यता जो है तार बनाना होता है और जो तांबा है ये जो है उच्च तन्यता वाली धातु है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो यहाँ पर जो मंगल ग्रह है ये जो है लाल ग्रह कहलाता है। मंगल जो है ये आयरन ऑक्साइड जो है इसमें पाया जाता है मंगल ग्रह में और जो लाल रंग का ये कारण है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आसान प्रश्न है ये कि जल का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल जो है सार्वत्रिक विलायक है और जीवन के लिए जो है ये आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ पर जो टाइफाइड है ये जो है बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड दोस्तों जो है साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया से होता है और ये जो है दूषित जल या भोजन से ये फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है इससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो एस्टिक अम्ल है ये जो है सिरके में पाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा इसको। और जो एस्टिक अम्ल है ये कमजोर अम्ल होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए।
जो मानव शरीर है इसमें जो है सबसे जो बड़ी ग्रंथि है ये जो है यकृत है। ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस का जो है स्राव करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, इनको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।